Hi everybody. Today I am going to start a new segment on my channel. ये वाले प्लेलिस्ट के जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको मैंने डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट से उठाया है। सो आरबीआई की जितनी नोटिफिकेशंस आती हैं, प्रेस रिलीजेस आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, तो सारे के सारे टॉपिक्स वहीं से उठाए जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, ये सितंबर 1 की एक प्रेस रिलीज है। इसमें टॉपिक मेंशन्ड है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो आज का टॉपिक मैंने यहीं से लिया है। ये डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है? कीपिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम इन माइंड। अगर एग्ज़ाम मार्च में होता है तो सितंबर ऑनवर्ड्स जितने भी प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशंस होते हैं, जिनका हमारे सिलेबस के साथ लिंक है, सारे के सारे तो नहीं लेकिन हाँ, जो हमारे लिए यूज़फुल होने वाले हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी में भी जीएस 3 में आप देखोगे कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी आरबीआई ग्रेड बी दोनों के लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर बेसिकली एक्सटर्नल एसेट्स हेल्ड बाय कंट्रीज सेंट्रल बैंक। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल बैंक क्या है ये आपको पता ही होगा, दैट इज आरबीआई, राइट। एंड आरबीआई क्या करता है, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू एक्सचेंज रेट की मैनेजमेंट करता है। कैसे होगा ये भी मैं समझाऊंगा। वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं बहुत बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ आपको। एंड अगेन आरबीआई बीओपी मैनेजमेंट, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। तो आरबीआई फॉरेक्स के रिजर्व के थ्रू बीओपी मैनेजमेंट भी करता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट कैसे होता है। नाउ किसी भी मार्केट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो बस। अगेन मैं एक बहुत सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो सपोज डॉलर एंड रुपी है, राइट। कुछ लोग डॉलर यूज करके रुपी परचेज करेंगे, कुछ लोग रुपी यूज करके डॉलर परचेज करेंगे, एंड दिस साइकिल जस्ट गोज ऑन, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि जब भी लोग बहुत ज़्यादा डॉलर यूज़ करके रुपी परचेज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, रुपी की डिमांड बढ़ती है, राइट। एंड जैसे ही रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी की वैल्यू भी एप्रिशिएट होगी, ओके। आरबीआई क्या करता है कि जैसे ही आरबीआई को लगे कि रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डॉलर परचेज कर लेते हैं। जैसे ही आरबीआई ने बहुत बल्क अमाउंट में डॉलर परचेज कर लिया तो उस केस में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो रुपी को खरीदने की ना स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी और रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट होनी कम हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि फिर आरबीआई जानबूझ के क्यों ऐसा कर रही है कि रुपी की वैल्यू को एप्रिशिएट नहीं होने दे रही है। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये कि अगर रुपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएंगी इससे, राइट। तो इसलिए आरबीआई रुपी को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होने देता है। इनफैक्ट दैट इज़ अ रीज़न दैट अ फ्यू मंथ्स अगो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ये आप देखना खुद से नेट पे, यूएस टीडी ने इंडिया को मैनिपुलेटर की लिस्ट में रखा था, करेंसी मैनिपुलेटर। ये आप पढ़ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिलेगी आपको इस पे, ओके। तो अब हम आते हैं बीओपी मैनेजमेंट पे। बीओपी का मैंने बताया कि दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी क्या होता है, हमारे कंट्री में मान लो कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है और हमारे रुपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई, राइट। अब रुपी की वैल्यू अगर बहुत डाउन चली जाती है तो इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी जो पहले के फॉरेक्स रिजर्व थे, ठीक है, हम उनको यूज़ करके ये चीज़ें खरीद सकते हैं। बीओपी में क्या होता है बेसिकली कि जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिल है, हम इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। अब रुपी की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाए, रुपी को यूज़ करके इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि हमने जो पहले से स्टोर करके रखा हुआ था हम उसको यूज़ कर लें, सो दैट ये अमाउंट इंपोर्ट का थोड़ा सा कम रहे। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के डिफरेंस को मिनिमाइज़ करते हैं। चलो अब ये समझ में आ गया हमें कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है एंड आरबीआई कैसे मैनेज करती है इसको। तो अब हम ये देख लेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली इनके 4 टाइप्स हैं जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, एसडीआर, करेंसी एसेट्स, गोल्ड एंड रिजर्व्स। करेंसी एसेट्स क्या होते हैं कि एक तो हमने डॉलर, यूरो, पाउंड, युआन, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसे। पहला हो गया करेंसीज। उसके बाद जो हम बॉन्ड्स परचेज करते हैं यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट से, वो भी इसी में काउंट होंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, बॉन्ड परचेज करने के लिए हमने रुपी से पेमेंट करी है, राइट। अब जो बॉन्ड की वैल्यू होगी यूएस डॉलर में, हम उसके भी होल्डर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें करेंसी एसेट में ही आएंगी। नेक्स्ट आता है गोल्ड।
तो कंट्रीज़ गोल्ड इसलिए भी परचेज़ करती हैं सो दैट अगर मान लो डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर कोई बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई, तो उस केस में क्या होता है कि लोग कोई दूसरे सेफ़र एवेन्यूज़ देखते हैं। तो उस समय गोल्ड बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। तो अगर आपके पास गोल्ड है बहुत ज़्यादा, तो जितने भी ऐसे एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, उसमें आप थोड़े से सिक्योर फ़ील करते हो। अब इसमें नेक्स्ट है रिज़र्व्स। ये रिज़र्व्स बेसिकली कोटा अमाउंट होती है जो कि हर मेंबर नेशन को आईएमएफ में रखना पड़ता है। इंडिया को कुछ अमाउंट वहाँ पे रिजर्व्स की तरह रखना पड़ेगा। ऐसे-ऐसे सारे मेंबर्स वहाँ पे रिजर्व्स में रखते हैं एंड ये जो रिजर्व्स का पूरा क्यूमुलेटिव अमाउंट होता है, आईएमएफ इसी को यूज़ करके दूसरे कंट्रीज़ को लोन देती है। जैसे आप न्यूज़ में देखते होंगे हमेशा कि पाकिस्तान आईएमएफ के पास लोन के लिए गया है, तो आईएमएफ यही अमाउंट, ये रिजर्व्स को यूज़ करके ही लोन देती है सारे कंट्रीज़ को। इसमें लास्ट आता है एसडीआर। और आज का टॉपिक हमारा मेन यही था क्योंकि जो आरबीआई की आर्टिकल थी वो इसी पे बेस्ड थी। एसडीआर को क्रिएट किया गया था 1969 में एंड ये क्या होता है, ये अपने आप में एक करेंसी नहीं होती है, ये इसको हम बोल सकते हैं बास्केट ऑफ करेंसी। इसमें टोटल 5 करेंसीज होते हैं। एक तो सबसे पहला हो गया यूएसडी, उसके बाद इसमें होता है यूरो, पाउंड, येन एंड लास्ट में होता है युआन। कहीं कहीं आप ये भी देखोगे कि पाउंड की जगह स्टर्लिंग लिखा है और युआन की जगह रेनमिनबी। इससे रिलेटेड है युआन एंड इससे रिलेटेड है पाउंड। मुद्रा एक हिंदी का वर्ड है जो करेंसी का इक्विवेलेंट है, बट अगर हम ये बोले कि हमारी करेंसी का यूनिट एक्चुअली में है क्या, तो दैट इज़ रुपी। द सेम थिंग इज़ विद रेनमिनबी। रेनमिनबी एक्चुअली एक चाइनीज़ वर्ड है जिसकी लिटरल ट्रांसलेशन होती है पीपल्स मनी, बट अगर आप रेनमिनबी का यूनिट पूछो तो दैट इज़ युआन। अगर आप किसी को पे करते हो तो आप उसको युआन में करोगे, ठीक है, ना कि रेनमिनबी में। सेम चीज़ स्टर्लिंग एंड पाउंड के साथ भी है। तो स्टर्लिंग ऐसे नेम है करेंसी का, लेकिन उसकी जो यूनिट है वो पाउंड है। तो यूएसडी, यूरो, पाउंड, येन और युआन ये सबकी अलग-अलग वेटेज होती है एंड इनके वेटेज के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स कौन सी कंट्री को कितनी दी जानी है। अब एक चीज़ और नोट करना कि ये जो एसडीआर होती है बेसिकली ये होल्डिंग्स, जिस भी कंट्री की जितनी भी एसडीआर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, अगर वो आईएमएफ के पास ही रखता है तो उनको इस पे इंटरेस्ट भी मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना and see you with the next topic.